हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बेसिकली जो इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में जो भी एमसीक्यूज है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ 30 एमसीक्यू, और इसके अलावा जो भी एमसीक्यूज हमारे रहते हैं वो मैंने विनिंग कस्ट ऐप पे डाल दिए, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके वहाँ पे आप लोग सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं और साथ साथ इवैल्यूएट कर सकते हैं कि जो भी आपने चैप्टर प्रिपेयर किया है क्या आप उसके एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। क्योंकि जैसे आप टेस्ट सबमिट करोगे आपका स्कोर आपके सामने होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस हिसाब से हो रही है। तो जिन बच्चों ने विनिंग कस्ट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ अगर कोई यहाँ पे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो हमारा एक और चैनल है पॉलिटिकल साइंस बाय निशा झा करके, तो वहाँ पे यही सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, तो वहाँ जाकर भी आप एमसीक्यूज दे सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के सारे कोर्सेज हैं, फ्री वीडियोज हैं, वहाँ पे भी जाके आप लोग उसको चैनल को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर का जो पैटर्न है 100% एमसीक्यू हो गया फर्स्ट टर्म के लिए, तो हमारी प्रिपरेशन भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के टाइम पे अगर भारत की इकोनॉमी के फीचर्स की बात करें, विशेषता की बात करें कि क्या फीचर्स थे, तो वही है, पहला क्या था, स्टेंजेंट था, दूसरा बैकवर्ड, तीसरा अंडर डेवलप। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने देखा कि आज़ादी के टाइम पे भारत की जो इकोनॉमी थी ये तीनों ही फीचर्स थे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे ही जो विशेषता थी उसमें अवेलेबल थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब पहले जान लेते हैं। मतलब होता है कि एक एवरेज यानी कि औसत जो है एक व्यक्ति कितने साल जीत सकता है। तो ये हर एक देश की अलग अलग होती है, डिपेंड करता है देश कितना डेवलप है, वहाँ पे हेल्थ केयर क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज कितनी है, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। तो जो देश ज़्यादा डेवलप होता है वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, और जो देश बैकवर्ड पिछड़ा हुआ होता है वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या होती है, कम होती है। तो आज़ादी के टाइम पे हमने देखा हमारी इकॉनमी जो बैकवर्ड थी, अंडर डेवलप थी, तो हमारे देश में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी मात्र 44 ईयर्स, जो कि आज 44 ईयर्स में लोग अपने आप को जवान ही कहते हैं। तो सिक्स में आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि 44 ईयर, वो क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का और दूसरा नाम क्या है। तो पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, यानी कि टोटल जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो प्राइमरी के अंदर आते हैं। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, वो सारे आते हैं। और जो टेरिटरी सेक्टर है उसके अंदर सारे सर्विस सेक्टर जिसको हम कहते हैं, जितने भी टीचर्स हो गए, लॉयर हो गए, प्रोफेशंस हो गए, उनकी सर्विसेज के अंदर आते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है जो सर्विस सेक्टर है उसका दूसरा नाम क्या है। तो मैंने भी बताया आपको जो टेरिटरी सेक्टर है वो क्या इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन हाउ मैनी सेक्टर इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड, कि इंडिया में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो इसका आंसर आपको ऊपर ही मिल गया होगा कि 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है, 3। तो यहाँ पे देखिए 3 आपका क्या ऑप्शन है, सी है, तो फटाफट से सी को हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी स्टेब्लिश्ड, कि पहली आयरन और स्टील की जो कंपनी थी कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था। आपके आगे 4 आंसर दे रखे, ऑप्शन दे रखे, रांची, पटना, कोलकाता और जमशेदपुर। अगर आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सामने ही दे रखा है कि इसका आंसर क्या है, जमशेदपुर। ठीक है, तो पहले आप लोगों को चैप्टर अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोग आंसर दे सको। कह रहा है कि व्हाट इज द टैक्स और ड्यूटी ऑफ इंपोर्ट कॉल, यानी कि जब बाहर से हम कोई भी सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमें उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसको क्या बोलते हैं। देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक होता है कोटा, एक होता है टैरिफ, दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। टैरिफ क्या होता है बेसिकली कि जब बाहर से मान लो कोई भी सामान आ रहा है तो उसके ऊपर हाई टैक्स लगा देना ताकि वो चीज़ महंगी हो जाए। ठीक है, कई बार सरकार जो इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए ऐसे काम करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स बढ़ा देती है, लगा देती है, हम उसको क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। लेकिन अगर सरकार एक क्वांटिटी भी डिसाइड करती है कि एक पर्सन इससे ज़्यादा क्वांटिटी बाहर से मंगा ही नहीं सकता, इंपोर्ट ही नहीं कर सकता, तो क्वांटिटी में जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं उसे कोटा बोलते हैं, और जो नए टैक्सेस लगाती है, टैक्स को इंपोर्ट ड्यूटीज लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टैक्स और ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, टैरिफ। तो याद रखना बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं।
कि टैरिफ और कोटा, उनको लगता है कि दोनों वर्ड एक जैसे हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये तो सभी बच्चों को पता होगा, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किया होगा उन्होंने देखा होगा कि जब आज़ादी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। हमारे नेशनल इनकम का मोस्टली पार्ट जो आता था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं था, ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर यहाँ पे किया भी नहीं था। तो क्या हम कहेंगे मेजर ऑक्यूपेशन का जो सोर्स था वो क्या था, हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर डैश इन इंडिया। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे देश में हर 10-10 सालों में सेंसस होता था, ताकि यहाँ की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या, उसका पता लगा सके। तो हर 10 साल में होता था, तो कई बार हमारी जनसंख्या बढ़ जाती थी, कई बार घट जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बहुत हाई थे। यानी कि पैदा भी बहुत लोग होते थे, तो छोटी छोटी बीमारियों के कारण बहुत से लोग मर भी जाते थे। तो इसीलिए कई बार 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ जाता था, कई बार घट जाता था। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी चलता था, लेकिन 1920 ईयर से ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा ट्रांजिशन था डेमोग्राफिक, हम कह सकते हैं कि जब बेसिकली उसके बाद जितनी बार सेंसस हुए, हर 10 साल के बाद हमारा जो पॉपुलेशन है कंटिन्यूसली बढ़ता ही चला गया। तो सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक हम क्या कहेंगे, देखो 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, दोनों बहुत हाई होते हैं, वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल में होता है। थर्ड फेजेस के अंदर जितने भी एजुकेटेड, जितने भी डेवलप्ड नेशन होते हैं, उनमें होता है कि बर्थ रेट भी लो होता है और डेथ रेट भी लो होता है। लेकिन जो सेकेंड फेज ऑफ होती है उसके अंदर क्या होता है कि बर्थ रेट पे तो कंट्रोल कर लिया जाता है, यानी कि डेथ रेट पे तो कंट्रोल कर लिया जाता है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, लोग थोड़ा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हो गई। बट जो बर्थ रेट है वो कंट्रोल अभी नहीं हो रहा है, बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट को हमने कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो इंडिया इसी फेज से गुजर रही थी। तो याद रखना है आपको, फर्स्ट स्टेज में डेथ और रेट और बर्थ रेट दोनों हाई होते हैं। जो थर्ड फेजेस होता है उसमें क्या डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही लो होते हैं। इसमें पढ़े लिखे लोग, जो भी देश विकसित होता है उसमें होता है। थर्ड में जो बर्थ रेट है उसको रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और जो हमारा डेथ रेट को हमने कंट्रोल कर लिया, बट बर्थ रेट जो है वो तेजी से भागे जा रहा है। तो इसी डेमोग्राफिक जो सेकेंड स्टेज इसी को कहा गया, वो कब से स्टार्ट हुआ था, हमारा 1921 से स्टार्ट हुआ था। ये आपको याद रखना, क्योंकि ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया। ये तो सभी को पता है कि जब भी हम ब्रिटिश सरकार की बात करते हैं, हम उनकी बुराइयां करते हैं कि भैया उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने दी, ह्यूमन को एक्सप्लॉइट किया, सभी चीज़ों को उन्होंने नुकसान पहुंचाए। बट एक चीज़ हम उनके पॉजिटिव इफेक्ट में पड़ते हैं कि उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया। हालांकि वो अपने फायदे के लिए था, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए था, अपना मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए था, बट उससे हमको भी फायदा हुआ था। तो कब इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका आंसर है आपको याद रखना 1850 में उन्होंने भारत में रेलवे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, ये भी अंग्रेजों की शुरुआत थी, ब्रिटिशर्स की शुरुआत थी कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, 1881 जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो भी आपके बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप इतने अच्छे चैप्टर पढ़ लो कि आपको ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जब आपको आंसर आते होंगे तो आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप 4 देखोगे फटाफट से आपका आंसर पता चल जाएगा, आप टिक कर लोगे। तो इसीलिए चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार रीड करो, फिर वीडियोस देखो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर अपने आप को टेस्ट दो, फिर इवैल्यूएट करो कि आपको सभी आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपके काम आएगी। समझ आए? क्योंकि ये जो इतने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, एसएससी वगैरह एग्जाम करते हैं, तो जो भी आप लोग प्रिपेयर करते हो तो उसमें क्या होगा कि सबसे आपका जो कहते हैं ना कि मेन टूल होता है जिससे जंग लड़ी जा सकती है, ब्रह्मास्त्र होता है, वो क्या होता है, सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप नई नई चीज़ें सीखोगे, उतनी बार नई नई चीज़ें पता चलेगी। पहले पढ़ोगे तो आप कुछ चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, फिर जब एमसीक्यू देखोगे तब आप ढूंढोगे अरे इसमें तो ये भी था जो हमने ध्यान नहीं दिया, अब हाईलाइट कर लो इस इंपॉर्टेंट को। फिर दोबारा टेस्ट दोगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया, अब फिर से उसको हाईलाइट करोगे। तो जितनी बार आप टेस्ट दोगे उतनी बार नई नई चीज़ें आपको पता चलेगी कि इस चैप्टर में तो ये मैंने छोड़ दिया, और इसीलिए कम से कम आपको 4-5 टेस्ट हर चैप्टर के देने ही है। तो अभी हम रिवीजन सीरीज लेके आए, फिर हम टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। तो चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफर अ ग्लिम्स ऑफ डैश स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया कि ये जो डिफरेंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बनाया गया है उसे क्या मतलब कि जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन है वो डिफरेंट सेक्टर में जो काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। डेफिनेशन दे रखी ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पे उठा के डेफिनेशन दे दी और ब्लैंक में पूछा है
कि इसको क्या बोलते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बोलती है, तो क्या बोलते हैं इसको, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि जो हमारी पॉपुलेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जो इन्वॉल्वमेंट है उसी को यहाँ पे कहा गया है। फिर कह रहे हैं स्वेज कनाल वाज ओपन फॉर ट्रांसपोर्ट इंडिया। इंडिया के अंदर स्वेज कनाल आने से बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश सरकार को फायदा हो गया था, डायरेक्ट रूट बन गया था ब्रिटिश और भारत के बीच में। तो कह रहा है कि वो कब बना था, तो 1869 जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो ट्रेड था वो आसान हो गया था, इससे उनको और ज़्यादा फायदा हुआ था। नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय, कि आज़ादी के टाइम पे ज़्यादातर जो लैंड के मालिक कौन थे, तो ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन में अगर नहीं भी पता होगा तो भी आप ऑप्शन से जज कर सकते हो। फार्मर्स, उनकी हालत तो सबको पता है कितनी दयनीय थी। लेबर्स, उनकी भी हालत खराब थी। जमींदार, तो ये जमींदार जो है इन्हीं के पास ज़्यादातर लैंड का जो ओनरशिप था, मालिक जो थे वो जमींदार लोग ही उस टाइम पे थे। नेक्स्ट है कि ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के टाइम पे ओवरऑल भारत की लिटरेसी रेट कितना था। अब इसमें बच्चे दो जगह फंस जाते हैं। अगर ओवरऑल पूछेगा तो आपका आंसर बदल जाएगा, और पूछेगा सिर्फ फीमेल लिटरेसी रेट क्या था तो आपका आंसर कुछ और होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कई बार आपको पता होता है पर क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो क्या होता है, आप गलत आंसर दे देते। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है ओवरऑल लिटरेसी रेट। ओवरऑल लिटरेसी रेट उस टाइम पे भारत का कितना था, मात्र 16%। कितना था, 16%, जो कि आपका सी ऑप्शन है। लेकिन अगर वही पूछे फीमेल लिटरेसी रेट तो इसका आंसर है 7%, यानी कि सिर्फ 7% ही जो वुमेन्स थी वो उस टाइम पे एजुकेटेड थी। तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल पूछे 16%, फीमेल पूछे तो 7%। नेक्स्ट है जो टिस्को प्लांट है वो कब स्टार्ट किया था प्रोडक्शन, तो इसका आंसर है 1907। जो डी आपको दे रखा है इसका करेक्ट आंसर है 1907। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सी ऑप्शन है उसको आपको क्या करना है, टिक कर लेना है। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटल इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया आज़ादी के टाइम पे जो पर कैपिटल जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, ये भी आपके बुक में दे रखा है। समझे, हर एक चीज, हर एक लाइन। अब आपने एमसीक्यू देख लिया, अगर आपके उसमें से बहुत से एमसीक्यू नहीं आते तो आप दोबारा से चैप्टर रीड कीजिए और उसको फिर अंडरलाइन कीजिए, आपको सारे आंसर तो मिल जाएंगे। तो इसमें कितना दे रखा है, आपको बहुत ऑप्शन दे रखा है, बट करेक्ट आंसर क्या है, 0.5%। इसका बेसिकली क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्लूडेड। मैंने अभी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन से सेक्टर्स के अंदर आती है। फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, थर्ड में सर्विस सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस में आएंगे, प्राइमरी, टेरिटरी या सेकेंडरी। तो इसका आंसर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हमेशा किस में आए, सेकेंडरी के अंदर आता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो है वो आपको बेसिकली बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ये छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। होता है कि बहुत हाई लेवल की पढ़ाई कर लेते हैं पर छोटी चीज़ें इग्नोर करने से उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर करना है अपने आप को, कहीं से कुछ भी आ जाए आपको चूकना नहीं है, पूरे आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है। नेक्स्ट है कि नेम ऑफ द पर्सन हु मेड द मोस्ट नोटेबल अटेम्प्ट टू कैलकुलेट इंडियाज नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि किसने अटेम्प्ट किया था, हालांकि पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाए थे, लेकिन किसने अटेम्प्ट किया था कि इंडिया की जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की। ब्रिटिश सरकार हमारे देश में इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते थे, उनको इंडिया से कोई मतलब ही नहीं था, इंडिया की डेवलपमेंट प्रोग्रेस से। तो वो कौन से पहले पर्सन थे जिन्होंने एक कोशिश की थी, अटेम्प्ट किया था कि इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। वरना जो बच्चों को नहीं पता होता उनको लगता है सब कुछ महात्मा गांधी ने किया है, तो ये भी महात्मा गांधी ने ही किया होगा, तो ये ध्यान रखना इसीलिए। और ये भी आपके बुक में दे रखा है, इसका आंसर महात्मा गांधी नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपने दूसरे बच्चों से लिया था तो जिसको नहीं पता था उन्होंने सीधा महात्मा गांधी सभी डाल दिया, क्योंकि सबको लगता है कि देश में सारे काम महात्मा गांधी जी ने किया, बट ये इसका आंसर क्या है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम में भारत का किस देश के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड होता था। इसका भी आंसर बहुत ईजी है भैया, जिसने हमें गुलाम बना रखा वही तो हमसे ज्यादा ट्रेड कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ब्रिटेन, जो फर्स्ट आपका ऑप्शन दे रखा है। उसने हर चीज जो थी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख लिया था ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश क्रॉप फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इज टर्म्ड एज, यानी कि बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना। और कैश क्रॉप यानी कि आपको पता ही, मैंने बताया था जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे तो हम लोग जो बेसिकली एग्रीकल्चर करते थे अपनी अपनी फैमिली की जरूरत के लिए, जो फार्मर्स की इतनी जरूरत थी, बट कैश क्रॉपिंग उन्होंने सिखाया बड़े लेवल पे ताकि उसको एक्सपोर्ट कर सके, उससे पैसा कमा सके।
तो कैश क्रॉप को बड़े स्केल पे जो प्रोडक्शन करना, एक्सपोर्ट करना किसने सिखाया? अंग्रेजों ने। और तो उसको क्या बोलते हैं? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। की किस तरह से जो एग्रीकल्चर को भी कमर्शलाइजेशन किया सकता है और उससे भी पैसा कमाया जा सकता है, तो ये भी ब्रिटिश सरकार की ही देन है। फिर है कि अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, कि दो देशों के बीच में एक पॉलिटिकल सोशल रिलेशन होता है। अगर एक देश का रूलर है तो दूसरा जो होता है उसको कॉलोनी होता है, यानी कि उस पर रूल कर रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये जो एक रिलेशन है, एक रूलर दूसरे उसकी कॉलोनी, तो इसको सिस्टम को क्या बोलते हैं? कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट है वो इसका ऑप्शन है सेकेंड, और उसको आप फटाफट से टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रेडिंग स्ट्रक्चर विद ब्रिटेन हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इंडियाज डैश, कि उन्होंने अंग्रेजों के ट्रेडिंग स्ट्रक्चर से, यानी कि इस तरह से उन्होंने ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई प्लान्ड तरीके से, कि हमारे जो एक ही हमारा इंडस्ट्री था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, वेल नोन था भारत में अंग्रेजों के आने से पहले, उसको पूरी तरह से उन्होंने क्या करा? तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो वो कौन सा सेक्टर था? हैंडीक्राफ्ट। तो अंग्रेजों के आने से पहले हमारी काफ़ी रेपुटेशन थी इस सेक्टर में, काफ़ी नाम था, आर्टिस्ट लोग बहुत पैसा कमाते थे, उनसे उनका घर चलता था। उसके बाद ये लोग बेरोजगार हो गए सारे आर्टिस्ट, तो सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा। नेक्स्ट है कि डैश वर डेवलप बाय ब्रिटिश राज एज मीन्स टू एनलार्ज द साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड, ब्रिटिश गुड्स को बड़े लेवल पे बेच सके, अपने मार्केट को बड़ा कर सके, इसके लिए उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? रोडवेज, रेलवे, पोर्ट, कम्युनिकेशन। तो बेसिकली उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? रेलवे सबसे पहले उन्होंने किया था, ताकि वो अपने मार्केट को लार्ज कर सके और इसका जो एडवांटेज है वो ले सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। ये भी आप जैसे चैप्टर स्टार्ट करोगे एग्रीकल्चर टॉपिक आएगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया के उस टाइम पे 80% जो पॉपुलेशन थी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे। इंडिया का जो नेशनल इनकम था वो ज़्यादातर वहीं से आता था। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आपने पढ़ा होगा, आपके ध्यान गया होगा, तो आपको आंसर यहाँ पे दिख जाएगा। जो 85% है वो करेक्ट आंसर है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर है 85% है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो बैटल ऑफ प्लासी हेल्ड इन, देखिए बैटल ऑफ प्लासी का मतलब क्या है? मैंने बताया था जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे तो वो बेसिकली बिजनेस करने के पर्पज से नहीं आए थे, सॉरी बिजनेस करने के पर्पज से आए थे, यहाँ पे रूल करने के पर्पज से बिल्कुल भी नहीं आए थे। लेकिन जब यहाँ पे आए उन्होंने सोशल कल्चर लोगों का देखा, लोगों की लिटरेसी देखी, लोगों में यूनिटी का अभाव देखा, तो उनको लगा कि यहाँ पे तो रूल आसानी से किया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने क्या करा कि धीरे धीरे करके उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों ने इंडियन के साथ कौन सी लड़ाई लड़ी थी? बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध जिसे कहते हैं। और इसी वॉर को जीतने के बाद ब्रिटिश ने अपना एम्पायर स्टार्ट किया, पहले बंगाल से स्टार्ट किया और धीरे धीरे पूरे भारत पे वो कैप्चर करते चले गए। और 190 ईयर्स तक, 190 साल, याद रखना है, 100 साल यहाँ पे क्या करा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, और बाकी के जो 90 ईयर्स है क्राउन यानी कि डायरेक्ट महारानी ने, जो वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने यहाँ पे रूल किया। तो 190 जो है कंप्लीट है। जो 1757, याद रखना है आपको कि बैटल ऑफ प्लासी कब जीते थे? वो 1757 से लेकर 1947, एग्जैक्टली 190 ईयर्स होते हैं। ये भी आपको याद रखना, ऑप्शन में आ सकते हैं, जिसको हम लगभग 200 साल कह देते हैं। तो अब देखिए कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, आपसे यहाँ पे पूछा गया। अब बैटल ऑफ प्लासी ऐसे बच्चों को याद नहीं रहता, मैं भी बहुत बार भूल जाती थी, तो इसका एक टेक्निक होता है। 1857 सबको याद है, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जो कि बेसिकली सोल्जर्स के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मंगल पांडे पे मूवी बनी, आमिर खान है, आप लोगों को पता भी होगा। तो 1857 से बिल्कुल 100 साल चले जाओ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 साल रूल किया 1757 से लेके 1857 तक। उसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या है? 1757। बहुत बच्चे लिख देते हैं कि 1857, तो 1857 बैटल ऑफ प्लासी नहीं है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर है। नेक्स्ट है ड्यू टू पार्टीशन विच ऑफ द इंडस्ट्री मोस्टली अफेक्टेड, कि अब पार्टीशन के कारण, विभाजन के कारण किस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा? तो आपको पता होगा कि जो जूट इंडस्ट्री है बेसिकली बंगाल के अंदर थी। बंगाल और पंजाब के जो पार्टीशन के हुए थे, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया वही थे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? जूट इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था पार्टीशन से। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको बैकग्राउंड इसीलिए बता रही हूँ, चाहे तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर बैकग्राउंड आपको याद होते हैं तो क्या होता है, चीजें आपको याद ज्यादा रहती है। सिर्फ आंसर याद करने से आपको याद नहीं रहेगा। अगर आगे पीछे से बैटल ऑफ प्लासी बताया तो मैंने आपको बता दिया, तो इससे क्या होता है, चीजें लंबे समय तक याद रहता है और आप लोगों को
अभी क्या करना है, समझना भी है और अभी 4 महीने के लर्न भी करना है। आगे भी आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने होंगे, वहां पे भी सब चीजें काम आएगी। नेक्स्ट है कि विच 2 कंट्रीज गॉट अ डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट रूट बाय द ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल। कि स्वेज कनाल बनने से, ओपन होने से किन 2 देशों के बीच में डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इसका आंसर भी सभी बच्चे समझ सकते हैं, क्योंकि किसको फायदा था, ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में क्या बन गया था, डायरेक्ट रूल बन गया था। तो इसका ऑप्शन है इंडिया एंड ब्रिटेन। इसका जो थर्ड दे रखा है आपको, उसको जाके हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के टाइम पे जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या था। अब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, मतलब होता है कि 1000 बच्चे में से कितने बच्चे 1 साल की अपनी एज कंप्लीट करने से पहले ही मर गए। तो उस टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे, आपको पता है हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, स्पेशल रूरल एरियाज़ के अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी डिजीज होती थी, बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते थे। तो उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के, आज़ादी के टाइम पे की बात करें तो 1000 बच्चे अगर पैदा हुए तो उसमें से 218 बच्चे अपने 1 साल कंप्लीट किए बिना ही, उससे पहले ही मर जाते थे। तो उसी को कहा था इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो उस टाइम पे कितना था, 218। बट अब ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे जो 2000 हमारे जो 11 के डेटा हुआ था, लास्ट सेंसस हुआ था, कितने रह गए, 44 रह गए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 2011 में जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना था, आपकी बुक में दे रखा है। तो आंसर होगा 44 था। और इस साल आई होप कि जब इस साल हमारा सेंसस आएगा तो ये और भी घटकर कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे देश डेवलप होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आती है, हेल्थ केयर फैसिलिटी इंप्रूव होती है, तो ये जो रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और जितने भी डेवलप देश होते हैं उन सब में ऑलरेडी बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द ब्रिटिश रूल द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि जब आज़ादी के टाइम के फीचर्स पूछ रहा है, और ये क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के अपने क्या फीचर्स थे, क्या विशेषता थे, कैसे भारत को जानते थे। समझ में आए कि नहीं आए। तो सबसे पहला वो होता है कि जब अंग्रेज नहीं आए थे तो भारत को लोग सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे, यानी कि बहुत ही प्रॉस्पेरियस, बहुत ही अमीर देश था। दूसरा कह रहा है एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ये तो बिल्कुल सही है कि हमारे देश में शुरू से ही जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस है शुरू से बहुत ज़्यादा रही है। तीसरा पूछ रहा है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट, यानी कि हमारे हैंडीक्राफ्ट की जो पॉपुलैरिटी थी पूरे विश्व में थी। और नेक्स्ट है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है कि तीनों सर ही है, क्योंकि इंडिया कहते सोने की चिड़िया कहते थे, प्रॉस्पेरियस भी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, हैंडीक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इसी के साथ हमारे जो 30 के 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हम कर रहे हैं। लेकिन और भी क्वेश्चंस के लिए आप लोग विनिंग टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे और भी चैप्टर के MCQ दिख जाएंगे। और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो पहले हम लोग चैप्टर फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। हर एक दिन आपको एक एक चैप्टर की, जो भी एक एक सब्जेक्ट की, इस तरह से आप लोग को रिवीजन मिल जाएगी। और भूलिएगा नहीं, सैटरडे संडे जो है लाइव क्लासेस होती है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी आप लोग लाइव अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि अब जो हम लोगों का 100% फोकस है सिर्फ पढ़ाई पे करना है। और इस बार मैंने बताया कि पिछले साल बच्चों को मैंने टारगेट दिया था 95+ का, कि हमें 95 से ऊपर अगर आ गए तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, 95, 96। बट इस बार जो हमारा टारगेट है वो 100% का है। क्यों? क्योंकि सिलेबस 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, उसमें से MCQ कर दिया गया है। तो अब हम लोगों के पास टाइम अच्छा खासा है, सिलेबस कम है, तो हम बहुत डीप स्टडी कर सकते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जो भी हमारे अभी पढ़ी हुई चीज़ है वो आगे भी हमारे काम आएगी, क्योंकि अब हमें 6 नंबर 4 नंबर के हिसाब से रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। और MCQ का जो पैटर्न है उसमें आप लोग ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, फुल मार्क्स मैथ्स की तरह अब दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप लोग ला सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जल्दी बहुत रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।